हर युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो पड़ाव जहां से युद्ध की दशा और दिशा बदलने लगती है। क्या यूएस ईरान युद्ध में यही टर्निंग पॉइंट है जिसे अब हम देख रहे हैं? याद रखिए, यह युद्ध ईरान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, विक्ट्री डिनाई करने के लिए लड़ रहा है। यही पूरी फिलॉसफी है कि हम अमेरिका को जीतने नहीं देंगे, इस युद्ध को और लंबा खींचेंगे। और उस गोल में इतनी बमबारी के बाद भी ईरान कहीं ना कहीं सक्सेसफुल दिख रही है, क्योंकि अमेरिका के पास सर्टेनली वो जो इंटरनेशनल सपोर्ट हुआ करता था, जो नैरेटिव हुआ करता था, थोड़ी बहुत जो इज्जत हुआ करती थी, वो तार तार हो गई है। दुनिया को यह नंगापन अब दिख रहा है। देखिए, एक हफ्ते में अमेरिका की हिपोक्रेसी किस तरीके से सबके सामने आ चुकी है। सिर्फ एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे थे इरानियन से कि देखो, मैं आ गया हूं तुम्हें बचाने के लिए, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, नया ईरान बना लो, तुम लोग बस सड़कों पर आ जाओ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें नहीं, इतना भी नहीं बोला तुम मुझे खून दो, तुम बोला मैं तुम्हें ऐसे में आजादी दे रहा हूं, बस तुम सत्ता पलट करने के लिए सड़कों पर आ जाओ। एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि ईरान ने घुटने नहीं टेके, लोग सड़कों पर नहीं आए, तो देखिए सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं कि ईरान के लोगों को, ईरान की जो जनता है उसे चिंता करना चाहिए, क्या हम उन्हें जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं। No one's putting us in danger. We're putting the other guys in danger. But the only ones that need to be worried right now are Iranians that think they're going to live. तेहरान को लिबरेट करने से, तेहरान को तहस नहस करना एक हफ्ते के अंदर, यह लंबी जर्नी हमने देखी है। और अब डेस्परेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इजराइल ने ईरान के 5 एनर्जी साइट्स जो तेहरान के आसपास है उसे हिट किया है। यानी ऑयल स्टोरेज डिपो, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, करीबन 30 ऐसे फ्यूल एंड ऑयल डिपोज को टारगेट किया गया है। नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे आग के गोले जो मीलों दूर से दिख रहे हैं। तेहरान फिलहाल एक टॉक्सिक ब्लैक स्मोक के ब्लैंकेट के नीचे बैठा हुआ है, और जो पूरे शहर में ना, उसमें जलते हुए तेल की बू आ रही है। वहां बारिश हुई जो ब्लैक एंड ऑयली था, माने काली बारिश हो रही है तेहरान के ऊपर। और ये जो स्मॉग है, ये जो प्लूम ऑफ स्मोक है, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें रहने से, इसको ब्रीथ करने से आपको कैंसर तक हो सकती है। और यही पोल्यूशन, यही जलता हुआ अब जो स्मोक है, पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाला है। जिन्होंने कुवैत का युद्ध देखा है उनको याद होगा कि कुवैत के बर्निंग ऑयल वेल्स के वजह से वहां लाखों लोगों को सालों बाद कैंसर हो गया था। ये तेहरान के बीचों बीच हो रहा है, तो सोचिए लोगों को क्या क्या अब होने वाली है बीमारी। ईरान की जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने कंफर्म किया है कि 6 एम्प्लॉइज तो तभी मारे गए थे, अभी भी आग जल रहा है। ईरान की जो IRGC है, उनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि ठीक है, तुम लोग को अब हमारे जो तेल के सप्लाईज हैं उसे भी जलाना है तो जलाओ, लेकिन $200 प्रति बैरल तेल के लिए तुम तैयार रखो। ये खेल, जो गंदा वाला खेल जो तुम हमारे साथ खेल रहे हो, यही गंदा वाला खेल हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। याद रखिए कि ईरान के वाटर सप्लाई पर भी अब अटैक करने की कोशिश की गई है। डिसैलिनेशन प्लांट, जो समुद्र का पानी है जिसे पीने लायक बनाया जाता है, उस पर भी अटैक करने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं सारे हथकंडे, अच्छे और खराब, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तेहरान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कैसे हो रही है वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब ये जो ईरान का अब जो नया थ्रेट आया है कि अगर तुम ऐसा काम करोगे, हमारे ऑयल को हिट करोगे, तो हम पूरे दुनिया भर के ऑयल को हिट करेंगे, वो अब मार्केट में दिख ही रहा है। अगर तेल की बात करें, $65 पर बैरल से उठकर 100 और अब $110 प्रति बैरल अब तेल का दाम बढ़ चुका है। कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है $150 प्रति बैरल 2 से 3 हफ्तों में हो सकता है, अगर गल्फ में अब ऑयल प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन रोक दें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस पर अभी भी बमबारी चल रही है। अमेरिका अब ईरान के शिप्स पर अटैक कर रहा है, और वहीं टैंकर का जो ट्रैफिक है वो कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है। 80 to 90% जो टैंकर ट्रैफिक है अब ईरान के इस युद्ध से चलते हुए रोक दिया गया है। ईरान ने धमकाया था कि यहां चाइना को छोड़कर कोई भी और शिप जाएगा उसे हम जला सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। उधर अगर आप इराक की बात करें तो वहां भी प्रोडक्शन डाउन 70% है। कुवैत ने भी अपना आउटपुट धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया है। इसका खामियाजा यूएस में ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है। $2.95 से $4 एक ही हफ्ते के अंदर जो फ्यूल प्राइस है वो बढ़ चुका है। डीजल का भी प्राइस अमेरिका में बढ़ रहा है। इसको अमेरिकन एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो स्पाइक आप देख रहे हो, यह सबसे तेज नोटिस किया गया है अमेरिका की इतिहास में। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज से काफी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि देखो,
टीवी पर वॉर देखना और पेट्रोल पंप में जाकर महंगा तेल भरवाने में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए वहां भी व्हाट्सएप पर लगता है एक ही मैसेज दे दिया गया है, सबको शांत करवा दो कि ये तो थोड़े दिनों की बात है, बाद में तो बहुत मुनाफा होने वाला है। This is a short-term disruption for the long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pay for a long-term gain. लगता है अमेरिका में भी गोदी मीडिया एक्सपर्ट्स और एंकर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज आ ही जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बड़े पोपो मैसेज भिजवा देते हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि काफी रिस्पेक्टेड है, उनका खुद का कहना है कि यह सबसे ज्यादा सीवियर एनर्जी क्राइसिस अमेरिका में हिट कर रही है सिंस द 1970s। तो अमेरिका पहले से ही एक वीकनिंग इकोनॉमी और राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन से डील कर रहा था, और अब आती है ये बड़ी युद्ध। इसकी वजह से ऑब्वियसली ट्रंप तो ज्यादा खुश नहीं है इस जलते हुए तेल के विजुअल से, खास करके बच्चे मर जाए ठीक है, लेकिन तेल को ऐसे आग कैसे लगा सकते हो। इसीलिए उनका कहना है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, इसमें इजराइल ने अटैक कराया है, इजराइल ने ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया विदाउट इन्फॉर्मिंग अमेरिका। अब लिंजी ग्रेहम की ले लीजिए, सबसे बड़े जो पोपो के यही भक्त हैं, इनको लड़कियों पर बम बरसाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इजराइल से कह रहे हैं कि यार तुमने ये जो ऑयल फील्ड्स बर्बाद कर दिए, इससे तो हमारा ही नुकसान होगा ना, थोड़ा देख दाख के बमबारी करो, बच्चियों को मारो, हैं ये ऑयल फैसिलिटीज पर तुम हमला क्यों कर रहे हो। लिंजी ग्रेहम, याद रखिए, बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के इंसान हैं, ट्रंप के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन सच्ची बात उनके मुंह से निकल ही जाती है। When this regime goes down, we're going to have a new Mideast. We're going to make a ton of money. ये सब टीवी पर आपत्ति वगैरह होती होगी, मीडिया को लीक रिपोर्ट होती होगी कि इजराइल ने हमको बताए बिना ये सब कर दिया, लेकिन सेट बात तो यही है कि ये सारी चीजें मीडिया में प्लांट की जाती हैं कि भैया अमेरिका को गुड लाइट में दिखाओ, इजराइल को बैड लाइट में दिखा दो, गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहो, दुनिया का सी बनाते रहो और अपने लिए पैसे कमाते रहो। दोनों को मालूम है कि बॉस ये वॉर जो है जिस सिचुएशन में जानी चाहिए थी उस तरफ नहीं गई है, जिस तरीके से वेनेजुएला हुआ था उस तरीके से ईरान प्ले आउट नहीं किया है। अगर ट्रंप सच्ची में नाखुश होते, अगर इजराइल ने स्ट्राइक बिना अमेरिका से किया होता, तो फिर अलायंस तोड़ दो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो भैया इजराइल को, रोक दो, इजराइल अपने आप पीछे चला जाएगा। याद रखिए अमेरिका में भी एक ग्रोइंग कंसेंसस है कि ये अमेरिका का युद्ध नहीं है, ये इजराइल का युद्ध है, अमेरिका पता नहीं इसके बीच में क्यों घुसा पड़ा हुआ है। याद रखिए इजराइल ने ये काम पहले भी कोशिश किया है, बहुत सारे और प्रेसिडेंट्स के साथ भी कोशिश किया है, चाहे वो क्लिंटन हो, ओबामा हो या बाइडेन तक हो, लेकिन उन्हें ऐसा यूजफुल इडियट कभी ना मिला जो उनकी बात सुनकर इस तरीके से आक्रमण कर देगा। चलिए आप बोले आक्रमण कर दिया, एक हफ्ते में समझ में भी आ गया कि पिछले 6 प्रेसिडेंट्स ने क्यों अटैक नहीं किया था, तो अब विड्रॉ कर लो, लेकिन अब ट्रंप फंस चुके हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और उसकी वजह है एप्स्टीन फाइल्स। इसका मतलब है कि और भी यूएस सोल्जर्स, और भी ईरान में बच्चे, और भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और भी स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि एक इंसान को अपने आप को इंपीचमेंट से बचाना है, एक इंसान को अपनी काली करतूतों से बचना है। ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, इनमें ट्रंप का नाम हर जगह लिखा हुआ है। नए जो रेवलेशंस आए हैं उससे साफ है कि ट्रंप ने बच्चियों के साथ क्या किया था। अब इससे कोई बच नहीं सकता है। Donald Trump is in the Epstein files thousands and thousands of times. In those files, there's highly disturbing allegations of Donald Trump children. शुरुआत से हम बोलते आए हैं कि ये जो युद्ध है ये एप्स्टीन फाइल से जुड़ा है, इसके तार जुड़े हुए हैं, और अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। नए जो रेवलेशंस आए हैं एप्स्टीन फाइल में, उनसे उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले वॉर में जो लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं उसे भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अमेरिका जितने भी स्मार्ट बॉम्ब लगा ले, जो रजीम चेंज का जो सपना था अब वो टूट चुका है, क्योंकि रजीम जो है, जो इस्लामिक रजीम है, वहां और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा शायद रेडिकल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने अपने स्मार्ट बॉम्ब अटैक में खमीनी को तो मार ही डाला, लेकिन उसी के साथ साथ जो थोड़े से और मॉडरेट्स थे, जिन लीडर से अमेरिका सोच रहा था बात करेगा, उन्हें भी इस अटैक में मार गिराया गया है। इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है, और इसीलिए अब ईरान में कोई मॉडरेट नहीं, somebody who wants to talk to America नहीं, एक और सुप्रीम लीडर जो और रेडिकल है। ईरान के नए लीडर को अब चुन लिया गया है। ईरान की जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, 88 क्लेरिक्स से जो बना होता है, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। मुज्तबा खमीनी, जिनके बारे में हमने पहले भी बात किया था, अब यह बात की पुष्टि हो चुकी है, कॉन्फर्मेशन हो चुकी है कि वही अब नेक्स्ट सुप्रीम लीडर है। सन ऑफ द लेट आयतुल्लाह अली खमीनी अब वो 3rd सुप्रीम लीडर बन चुके हैं ईरान के। 56 ईयर की इनकी एज है, लो प्रोफाइल है, फॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस तो कभी संभाली नहीं है, लेकिन सत्ता के गलियारों में अच्छे
से वो डटे हुए हैं, जानते हैं कैसे काम करती है चीजें। इनको गेट कीपर और पावर ब्रोकर बोला जाता था, नॉट रियली स्टेट्समैन। तो इसका मतलब है कि अगर अमेरिका इनसे बात भी करने की कोशिश करेगी तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इनके जो तार हैं वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ईरान इराक वॉर में 17 साल की उम्र में ये वॉर में भी शामिल हो चुके थे। तो जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है ईरान की, उसमें काफी डीपली इंटीग्रेटेड है। अब आप सोचिए कि कहां पहले बात हो रही थी कि एक लिबरल लीडर के साथ अमेरिका बात करेगी, या फिर खमीनी जो अपने आप जो इंस्टीट्यूशंस को है वो बैलेंस करते थे, लेकिन अब जो उनके बेटे हैं वो IRGC के तरफ ही काम करेंगे, तो उनको और कट्टर माना जाता है। कुछ लोग इन्हें करप्ट भी बता रहे हैं, क्योंकि इनके जो अकाउंट्स हैं स्विट्जरलैंड में भी पाए जाएंगे, लंदन में प्रॉपर्टी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लग्जरी होटल्स ये ओन करते हैं यूरोप में, और दुबई में इनका अपना एक विला भी है। लेकिन अमेरिका अगर सोच रही है कि इनसे कुछ मॉडरेशन मिलेगा, बातचीत होगी, ये अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि इनकी जो पत्नी है, इनके जो पिता हैं, इनकी जो माता हैं, इनकी आधी से ज्यादा फैमिली को, लगभग सारे लोगों को जो ट्रंप के और ईरान के, जो इजराइल के स्मार्ट बॉम्ब्स हैं, उन्होंने एक ही झटके में खत्म कर दिया था। तो स्लिम चांस है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करेंगे। चलिए, ये बात तो हो गई ईरान की। वहां अमेरिका के लिए भी दिक्कतें बढ़ ही रही हैं, क्योंकि एक डिवाइड बन रहा है, क्लियरली दिख रहा है। अगर आप इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करिए तो स्विट्जरलैंड, जिसने इतने 100 सालों से अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखी है, वो भी आकर कह रहा है कि भैया ये वॉर तो गलत हो रहा है, उसने भी अपनी न्यूट्रलिटी तोड़ दी है। तो सोचिए सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है। फॉर्मर लीडर्स, डिप्लोमैट्स अब तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका पर सैंक्शंस लगना चाहिए, इतनी भद्दी तरीके से आपने ये वॉर लॉन्च किया है। स्पेन जैसे देशों ने अपने आप को पहले ही डिस्टेंस कर लिया है। अब प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको भी आ रहे हैं। ये अमेरिकन हाई हैंडेडनेस और एरोगेंस के खिलाफ बात की जा रही है। यूएन ने तो खैर कड़ी निंदा की है, लेकिन यूएन तो पहले ही मर चुका है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसके बारे में बात करने की जगह भी नहीं है। लेकिन इस तरीके से जब इंटरनेशनल ओपिनियन स्प्लिट होगा, तो चाइना और रशिया के लिए अपना ग्रेट गेम खेलने के लिए जगह बढ़ेगी। उनके पास और वजह होगी कि वो ईरान को बचाने के लिए आए। याद रखिए, ईरान इस युद्ध में अकेला नहीं है, पीछे से ही सही उसके पास भी काफी सपोर्ट आ रहा है। हमने अपने पिछले एपिसोड में यह दिलचस्प जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको समझाया था। तो एक तरफ जो ईरान है वो यूनिफाई हो रहा है, नया लीडरशिप निकाल रहा है, वहीं यूएस और इजराइल के बीच में भी हमें डिवीजन दिख रही है। अब कितनी सुपरफिशियल है, कितनी डीप डिवीजन है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फॉल्ट लाइंस जरूर दिख रहे हैं। अमेरिका को चाहिए तेल और इजराइल को चाहिए ईरान का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि भैया आपको हमें नोटिफाई करना चाहिए था, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने अटैक कर दिया, लेकिन इजराइल इतना आगे जाकर अटैक कर दिया जो अमेरिका को भी चौंका दिया है। सोचिए, 80 से ज्यादा इजरायली जेट्स, 230 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए गए, ऑयल डिपो, फ्यूल फैसिलिटी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सोचो, ये जब हुआ तो कहा जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिएक्शन था, अकॉर्डिंग टू सम अमेरिकन इंडिपेंडेंट डिजिटल पब्लिकेशंस, की भैया ये कैसे हो गया। ट्रंप के एक एडवाइजर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भैया प्रेसिडेंट को ये अटैक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो तेल को बचाना चाहते हैं, वो जलाना नहीं चाहते हैं, और ये जलते हुए तेल को देखकर लोगों को भी हायर गैस प्राइस ही दिखेगा। लेकिन इसकी एक और असली वजह है जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी पुल बैक नहीं कर सकते हैं, इजराइल से सपोर्ट हटा नहीं सकते हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और उसका जवाब है एप्स्टीन फाइल्स। युद्ध शुरू होते होते ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ नए फाइल्स को रिलीज किया, और इनकी टाइमिंग भी ऐसी थी और इनका कंटेंट भी उतना ही एक्सप्लोसिव था, क्योंकि ये जो फाइल्स अब रिलीज हुई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सीधा निशाना बना रही थी, और काफी डिस्टर्बिंग चीजें इन नए फाइल्स में आई हैं, नए रेवलेशंस में आई हैं। इस जो लेटेस्ट ट्रांश ऑफ फाइल्स है, ये FBI का, उसमें एक इंटरव्यू है, उसका जिक्र मिलता है 2019 में कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के अरेस्ट होने के बाद एक महिला FBI के सामने अपनी कहानी बयां करती है। उसमें वो कहती है कि कुछ साल पहले जब वो महज 13 साल की थी, तब एप्स्टीन ने उसे डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था। फिर एक बड़े से कमरे में उसे ट्रंप के हवाले छोड़ दिया गया। इस कमरे में ट्रंप ने ना सिर्फ उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, बल्कि जब उस लड़की ने रेजिस्ट किया तो उस पर हाथ तक उठाया। इस एनकाउंटर के डिटेल्स इतने खौफनाक हैं, इतने घटिया हैं कि हम उन डिटेल्स को यहां बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है और अब ये एप्स्टीन फाइल में पब्लिक हो चुका है। खैर, ये स्टेटमेंट FBI के रिकॉर्ड में सोचिए 2019 से था। उस वक्त
ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में फिर ज्यादा जांच आगे नहीं बढ़ी और एफबीआई ने बहुत कन्वीनियंटली इस मैटर को दफना दिया। लेकिन ट्रंप को पता था कि यह डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए वापस सत्ता में आने के बाद इसे दबाने की वो पूरी कोशिश करते आए हैं। यहां तक कि जब जस्टिस डिपार्टमेंट वहां के कांग्रेस के कहने पर सारी फाइल्स रिलीज करने लगा, तब भी पूरी कोशिश की गई थी कि इस फाइल को गायब कर दिया जाए। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया, तब जाकर जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसे रिलीज किया, या रिलीज करना पड़ा कह लीजिए। तो अब जब इसमें ट्रंप को लेकर इतने सीरियस आरोप सामने आए हैं, तो जस्टिस डिपार्टमेंट अपनी सफाई में कह रही है कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट था ना, ये गलती से ना डुप्लीकेट मार्क हो गया था, इसीलिए हम रिलीज नहीं कर पाए। आई क्या फकीरी है। इस लेटेस्ट एलिगेशन के बाहर आने के बाद सारी दुनिया को पता चल गया कि ट्रंप को अब वॉर से भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, वरना इस बार उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और बस देखिए, 2 दिनों के अंदर अंदर तेहरान को इस तरीके से जल्लादों की तरह आग के हवाले कर दिया गया है। जो आग तेहरान में लगाई गई है, उसका खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को सालों तक भुगतना पड़ेगा। ऐसी हवा में सांस लोगे तो एक्सपर्ट्स कहते हैं बच्चों को तो 10-20 सालों के अंदर कैंसर होना पक्की बात है। यह मेडिकल फैक्ट है। 10-20 साल बाद की बात तो बाद में देखी जाएगी, आज और अभी की बात कर लेते हैं। तेल को जिस तरीके से, तेल का भंडार को जिस तरीके से यूएस और इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने निशाना बनाया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसको खतरे में डाल रहे हैं, और जहां इकोनॉमी पर इतना जोर का धक्का लगेगा, जहां लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, तो शायद एप्स्टीन फाइल्स को भूल जाएंगे। अमेरिका की दूसरे देशों में जंग करवाने की फितरत वैसे में भी काफी पुरानी है। एक पिक्चर भी है, वैग द डॉग, जहां सेक्सुअल एलिगेशन से बचने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति एक फेक जंग करवा देते हैं। अब ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, लेकिन ये पिक्चर एक्चुअली सच हो चुकी है। ट्रंप खुद चीख चीख के एक टाइम पर कहा करते थे कि ओबामा अपनी रेटिंग्स बचाने के लिए देखना ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान पर हमला तो हुआ, लेकिन खुद शांति दूत ट्रंप ने ही हमला करवा दिया, और ऐसे सिचुएशन पे करवाया है जब वॉर के लेकर सपोर्ट और भी कम हो रहा है, लेकिन ट्रंप के पास शायद बचने का और कोई जरिया नहीं है। ट्रंप इजराइल के चाल में बस फंस गए। जो युद्ध पिछले 6-7 प्रेसिडेंट्स ने नहीं करवाया, शुरू करवाने से मना कर दिया। इजराइल ने कोशिश तो बहुत किया था, लेकिन वो फेल हो गए। वही युद्ध ट्रंप ने शुरू करवा दिया। ईरान को अपाहिज भी बना दिया, मैं मानता हूं, लेकिन अमेरिका को बदले में मिला क्या? लेकिन आज अगर ट्रंप चाहे भी तो इस वॉर से पीछे नहीं हट सकते हैं। हटेंगे तो कुर्सी गई। समझाता हूं कैसे। कुछ हफ्ते पहले यह बात पूरी फिक्शन या पूरी कंस्पिरेसी आपको लगती, मुझे भी लगती, लेकिन आज सच होती दिख रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है? क्या एप्स्टीन फाइल में और भी गंद है जिसके बारे में शायद अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एफबीआई तक को नहीं मालूम है? जो सबूत वो ढूंढ रहे हैं वो शायद इजराइल में है, वो शायद मोसाद के पास है। एप्स्टीन फाइल में ट्रंप को लेकर अलग अलग आरोप पहले भी लगते आए हैं। अभी तक ट्रंप इन्हें बेसलेस बताकर बचते भी आए हैं। कहते हैं अरे ये सब तो बयानबाजी है, सबूत तो लाकर दिखाओ। वेल, ट्रंप के इन सारे काले चिट्ठों का सबूत शायद इजराइल के पास है, जिसके दम पर वो ट्रंप को एक बेमतलब के जंग में घसीटने में कामयाब हो गए। इजराइल के लिए बिल्कुल मतलब का युद्ध है। इजराइल को अपना ग्रेटर इजराइल बनाना है, तो उनके लिए बहुत मतलब रखता है। लेकिन अमेरिका के लिए यह क्या युद्ध है, किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और अब यह कोई कंस्पिरेसी थियरी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इन एप्स्टीन फाइल से हमें पता चला है कि अक्टूबर 2020 में एफबीआई को शक था कि एप्स्टीन इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। एफबीआई के एक इंफॉर्मेंट ने इसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी किया है। साफ कहा है, एंड आई कोट, एप्स्टीन वॉज कोऑप्टेड मोसाद एजेंट, मतलब इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का एक रिक्रूटेड एसेट था एप्स्टीन। उसको ट्रेन किया गया था एज अ स्पाई। ये एफबीआई का अपना डॉक्यूमेंट कह रहा है, जिसे सालों तक दबाने की कोशिश की गई थी। वैसे कॉमन सेंस की भी बात है। एप्स्टीन और उनके जो हाई प्रोफाइल मोलेस्टर फ्रेंड्स थे, जो प्रेडेटर्स थे, ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी पैसा लगा सकते हैं, कितना भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। लेकिन एप्स्टीन तो इन सारी चीजों को फाइल में मेंटेन करता था, कैटलॉग करता था, क्लासिफाई करता था। ऐसा क्यों करता था, किसके लिए करता था, यह समझना क्या इतना मुश्किल है?
और सिर्फ यही नहीं, नए फाइल्स में हमें यह भी पता चलता है कि एप्स्टीन के इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर इहुद बराक के साथ भी अनयूजुअली क्लोज रिलेशनशिप था। इहुद खुद एक रिटायर्ड मिलिट्री जनरल थे, दशकों से इजराइल की इंटेलिजेंस में उनका एक्सपीरियंस था, और अब हमें पता चल रहा है कि वो एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में रेगुलरली रुका करते थे, और यह बिल्डिंग अपने आप में कई राज लेकर बैठा हुआ है। अब ये कहानियां तो आपने सुनी होंगी कि कैसे एप्स्टीन अपने बिल्डिंग में सीक्रेट कैमरास लगा रखता था, फिर हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस को घिनौने काम करते हुए रिकॉर्ड करता था, और फिर शायद उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। और हमें पता चल रहा है कि यह सिर्फ कहानियां नहीं थी। रिपोर्ट्स की माने तो 2016 में इस बिल्डिंग में एक नई सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल की गई, नए कैमरास, इंटायरली नया सर्वेलेंस सेटअप। और पता चला है किसने इंस्टॉल किया ये सारी चीजें? इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने। एप्स्टीन ने पर्सनली अपने स्टाफ और इजरायली ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग्स अप्रूव करके ये नए कैमरास को इंस्टॉल कराए। आप डॉट्स और क्रोनोलॉजी आप खुद ही समझ लीजिए। एक बिल्डिंग जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते हैं, जहां अंडर एज गर्ल्स लाई जाती हैं, और उस पूरे बिल्डिंग की सर्वेलेंस इजरायली ऑफिशियल्स के हाथ में। इंटेलिजेंस सर्कल में ऐसे ऑपरेशंस का एक नाम भी होता है, कॉम्प्रोमात। बने ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो लोगों पर जिससे उन्हें परमानेंटली कंट्रोल किया जा सके। यह सालों से बाय द वे रशिया का फेवरेट टूल हुआ करता था। हमने देशभक्त पर पहले भी यह सवाल कई बार उठाया है कि ट्रंप के हाव भाव देखकर जिस तरीके से वो इजराइल के कहने पर चलते हैं, बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें पीछे से कोई रिमोट कंट्रोल कर रहा हो। यह वॉर भी इसी रिमोट कंट्रोल की देन ही लग रही है, क्योंकि इसमें अमेरिकन को बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। अमेरिका इस जंग में जीते हारे लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी अमेरिका लड़े जा रहा है, लोग मरवाए जा रहा है, अपना लॉस करवाए जा रहा है, रेप्यूटेशन तार तार हो गई, वो बात अलग। सिर्फ और सिर्फ इजराइल के कहने पर। यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एलाइज नहीं है, ये गुलामी लग रही है, और इस गुलामी की कीमत आज पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है।